फॉर दैट विनी। सबसे इंपॉर्टेंट है आज सुबह वेदांता और हिंदुस्तान जिंक। हमें मालूम है कि हिंदुस्तान जिंक की बहुत तगड़ी डिविडेंड डील रही है हिस्टोरिकली, क्योंकि कैश जनरेटिंग बिजनेस है। पार्थिव, मैं आपसे आना चाहूंगा कि ये जो कल का डिविडेंड पे आउट आया उसके बाद कितना पैसा बचेगा इनके पास? क्या ये एक प्योर कमोडिटी प्ले ही रह जाएगा केवल, यानी डिविडेंड डील का जो अट्रैक्शन था वो हिंदुस्तान जिंक से स्ट्रिप आउट हो जाता है? आज देखिए ब्रोकरेजेस ने भी सेल रेटिंग से, आपको क्या लगता है ये डी रेट होने का रिस्क है इसमें, और नीचे में कितना जा सकता है? सी आई थिंक ये डिविडेंड के बाद पूरे सालाना हम देखें तो करीबन आई थिंक 73-75 रुपीज़ का डिविडेंड आया है, और उसके बाद आई थिंक कंपनी में कोई कैश बचती नहीं है। रादर आई थिंक इट वुड बी पॉसिबल कि ये आने वाले साल में हम देखेंगे कि कंपनी में डेट हो जाए, नेट डेट कंपनी हो जाए। तो आई थिंक द एंटायर कैश हैज बीन स्ट्रिप्ड ऑफ। और आई थिंक एक तरह से देखें तो एक डिबेटेबल टॉपिक है कि डिविडेंड इट्स नॉट ओनली जो कंपनी के प्रमोटर्स उनके नीड्स के लिए ले रहे हैं, गवर्नमेंट को भी अच्छा तगड़ा डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन शेयर होल्डर्स को भी बहुत अच्छा डिविडेंड मिला है। तो जिनकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट करीबन 100 रुपए 70 रुपए है, तो वो तो कब की फ्री हो चुकी है। तो अभी आई थिंक जो माइन की जो एसेट है उसके नेट एसेट वैल्यू पे कंपनी कोट करेगी और कर रही है। नो डाउट जो कैश होती है बैलेंस शीट पे वो हमेशा 40-50% डिस्काउंट पे ही चलती है। तो लेकिन मसला ये है कि आई थिंक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो ऑलवेज ये ज्यादा प्रेफर करते हैं कि इस तरह का जब कैश रिच बैलेंस शीट होता है, स्पेशली इन अ कमोडिटी कंपनी, तो ये कैश जो डाउन साइकिल होती है उसमें नए माइंस एक्वायर करने में या नए माइंस डेवलप करने में यूज हो, तो उससे आई थिंक लॉन्ग टर्म वैल्यू ज्यादा क्रिएट होती है, उससे एंटरप्राइज वैल्यू ज्यादा रीरेट होती है। लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि जो प्रमोटर है वहाँ पे काफी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, और वेदांता रिसोर्सेज जो पेरेंट कंपनी उसको $600 मिलियन का डेट का रीपेमेंट आ रहा है। तो हमेशा हम देखते हैं कि इंडियन एसेट से ये स्क्वीज होता है, और जिस तरह का टैक्स इनएफिशिएंट वे में ये कैश निकलती है, आई थिंक इट्स नॉट वेरी एफिशिएंट फॉर द करंट शेयर होल्डर्स। तो वेदांता आई थिंक हम लोग यहाँ पे 310 के लेवल्स पे इतने बुलिश नहीं है। ये हमेशा एक सिक्लिकल प्ले रहेगा, और जब जिंक के अंदर डाउन साइकिल आती है तब आई थिंक वहाँ पे रिव्यू करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नो डाउट इनकी जो माइन है वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट माइंस इन द वर्ल्ड, और वेरी वेरी एफिशिएंट प्ले, तो कैश जनरेशन तो सॉलिड रहेगा। और दूसरा एक बड़ा कंसर्न ये है कि उनकी एक जो पर्सनल एसेट है जिंक में, वहाँ पे एक्विजिशन की बात हो रही थी जहाँ पे 15,000-16,000 करोड़ का आउटफ्लो की बात हो रही थी। अगर ये होता है तो वो भी आई थिंक मार्केट शायद नेगेटिव गिनेगा। तो ये लेवल्स पे मैं हिंदुस्तान जिंक को अवॉइड करने की सलाह दूंगा। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक को अवॉइड करने की सलाह पार्थिव आप भी दे रहे हैं। ब्रोकरेज हाउसेस का भी व्यूज आप देखें तो वहां पर सेल रिपोर्ट्स हैं, टारगेट भी नीचे के हैं, 270 का इन्वेस्टिक का रिपोर्ट का टारगेट है। ठीक है, वॉच आउट करना होगा आज स्टॉक कैसे प्ले आउट करता है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेके आइए जरा डायरेक्टर साहब, चार्ट दिखाइए, उसका कल का चार्ट भी दिखाइए और एक महीने का भी चार्ट दिखाइए। एक महीने में स्टॉक 10-11% उतर गया और बाजार को भी खींच के लाया। ये निफ्टी का जो 16,850 का लेवल आया, रिलायंस के 8 दिन के लगातार गिरावट की वजह से आया। कल एक बड़ा रिबाउंड आया 70 रुपए का। अगर कल लॉन्ग पोजीशन ली गई हैं तो क्या होल्ड करनी चाहिए, या यहां से भी शॉर्ट कवरिंग के चलते, टेक्निकली ओवरसोल्ड होने के रिबाउंड के चलते यहां से भी इसमें पैसा बन सकता है? विभुर, डेफिनेटली अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन बनाई है तो उसको कल की जो कैंडल थी उसके लो, या जो प्रीवियस डे कैंडल थी एज इन मंडे की जो कैंडल थी, उसको भी लो रखकर इजीली ट्रेड किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखें डेफिनेटली स्टॉक एक महीने में ही नहीं, इवन 3 महीने में दिसंबर से लेकर फॉल के मूड में था, 2700 के 2200 आ गया। और जो एक विंडफॉल टैक्स का रिडक्शन हुआ है वो यहाँ पर डेफिनेटली इसके आगे आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ा सा बेटर इंप्रूवमेंट कर सकता है।